हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपकी कंप्लीट बुक आपको इसमें कवर करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग बीएम का 4th चैप्टर कर रहे थे, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, जिसमें हमने अभिप्रेरणा का अर्थ समझ लिया, उसकी विशेषताएं जान ली, उसका महत्व जान लिया। अब हम जानेंगे अभिप्रेरणा की तकनीकें। तकनीक क्या होती हैं ये हम पहले भी जान चुके हैं। अब अभिप्रेरणा की कौन कौन सी तकनीकें हैं या किन किन माध्यमों से या किन किन तरीकों से या किसी को अभिप्रेरित किया जाता है, अब हम ये जानेंगे। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न साधन और विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कभी उन्हें दंड दिया जाता है, तो कभी उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, कभी उन्हें शाबाशी दी जाती है, कभी उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। तो विभिन्न तकनीकें होती हैं जो उन्हें अभिप्रेरित करती हैं। कभी ये सब ना देकर उन्हें कोई लक्ष्य या टारगेट दे दिया जाता है, तो ये भी उनके लिए एक अभिप्रेरण ही होता है। अभिप्रेरण की दो तकनीक होती हैं, जिनमें पहली होती है वित्तीय। वित्तीय में उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन देना, ग्रेजुटी, बीमा, भविष्य निधि अंशदान और विशेष वेतन वृद्धि, ये सब तकनीकें जिनका संबंध पूर्णतः धन से है, वो सम्मिलित होती हैं। और दूसरी होती हैं अवित्तीय। अवित्तीय में वो सभी तकनीकें जिनका संबंध धन से नहीं है लेकिन वो हमें अभिप्रेरित कर रही हैं, वो सभी आएंगी। जैसे कि प्रमोशन, प्रमोशन का धन से संबंध नहीं है बल्कि पद से संबंध है। इसके अलावा अधिकारों का प्रत्यायोजन, यानी कि जब उन्हें अधिकार दे दिए जाते हैं, जब उनकी बातों को समर्थन दिया जाता है, प्रबंध में उनको सहभागिता दी जाएगी, उनको निर्देशित किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, तो इससे भी वो अभिप्रेरित होते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारा मान सम्मान जब इस फर्म में हमें पूर्णतः मिल रहा है, तो हम इस फर्म के लिए काम क्यों ना करें, हम इन्हें बेहतर क्यों ना दें, जब ये हमें सभी तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। पैसों के साथ साथ या वेतन के साथ साथ ये हमें पूर्ण सम्मान भी देते हैं और हमारे कार्य क्षमता जितनी है उसको भी पूर्ण सम्मान दे रहे हैं। तो इसके लिए वो अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं। कई बार प्रबंधक का खुद का जो बिहेवियर होता है वो भी अभिप्रेरित करता है, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक। यदि प्रबंधक का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब उसको देख के कर्मचारी भी बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करेंगे। यदि वो लापरवाह है अपने काम की तरफ तो कर्मचारी भी लापरवाह होंगे। लेकिन यदि प्रबंधक बेहतर कार्य करता है, समय समय का पाबंद है, बल्कि अच्छा आचरण करता है, तो उसको देख के अभिप्रेरित होकर कर्मचारी भी बिल्कुल इसी की तरह आचरण करते हैं। तो ये सभी अभिप्रेरण के तकनीकें होती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं वित्तीय तकनीक। कर्मचारी अभिप्रेरण में वित्तीय तकनीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य कर ही क्यों रहा है, वो धन के लिए या धन की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है, जिसके लिए सभी प्रबंध विचारकों ने भी इस बात को एग्री किया था कि जो वित्तीय तकनीक होती है प्रबंध की अभिप्रेरणा की, ये अधिक महत्व डालती है अन्य तकनीकों से ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादा जैसे कर्मचारियों की मानसिकता होती है, कई लोग ज़्यादा सैलरी वाले पद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या ऐसी फर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जहाँ पे सैलरी अच्छी मिल रही है। तो इस तरीके से वित्तीय तकनीक का पूरा महत्व होता है। वित्तीय तकनीकों का संबंध मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरणा से होता है। ये सर्वविदित तथ्य है, यानी कि एक ऐसा सच है जो हर व्यक्ति को पता है कि वित्त से ही व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान होता है। इन सभी ज़रूरतों के लिए धन की आवश्यकता होगी। यदि आपको राशन तक आता खरीदना है तो आपको वहाँ पर धन की आवश्यकता होगी। वहाँ पे आपका पद काम नहीं करेगा या अन्य कोई अभिप्रेरणा का तत्व काम नहीं करेगा। इसके साथ-साथ सामाजिक या विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी धन से ही संभव होगी, यानी कि वो लग्ज़रियस लाइफ़ जो हम जीना चाहते हैं, जैसे कि होटल में जाना या कहीं और घूमने जाना या अन्य कोई भी काम, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। समाज में भी जब समाज में ये मानसिकता होती है कि जो धनी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में जब आपको प्रतिष्ठा बनानी है तो आपको बहुत सारे सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना होता है, जिसके लिए आपको शारीरिक श्रम के साथ-साथ अ, आर्थिक सहायता भी यदि आप करते हैं समाज के हित में या आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, तो फिर वो आपके सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ जाता है और आपकी पद प्रतिष्ठा में उन्नति होती है, यानी कि वो बढ़ता है।
तो इसलिए भी धन की आवश्यकता होती है। अतः वित्तीय तकनीकें अभिप्रेरणा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम किसी को भी कितना ही ऊँचा पद दे लें या कोई अन्य अभिप्रेरणा दे ले, भले ही वो हमारा रिश्तेदार हो या कोई गहरा मित्र भी हो, यदि उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति लायक भी अगर हम उसे धन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उस कार्य में रुचि नहीं लेगा और हमारे हित में कार्य नहीं करेगा। वित्तीय तकनीकों में उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेजुटी, बीमा, भविष्य निधि अंशदान, विशेष वेतन वृद्धि आदि बहुत कुछ शामिल इसमें होता है। अब अगला आता है अवित्तीय तकनीकें। अवित्तीय तकनीकें वो होती हैं जो मुद्रा से तो संबंधित नहीं है, अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर वो मुद्रा से संबंधित नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा के अवित्तीय तकनीकों का धन या मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता है। ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक होती हैं, यानी इनका सीधा जो असर होता है या ये जिस तरीके से कार्यवाही करती हैं, ये एक इंसान को उसके व्यक्तित्व पर या उसके व्यवहार पर प्रभाव डालकर की जाती हैं। उसके दिल और दिमाग यानी मन मस्तिष्क को प्रभावित करके फिर उनसे कार्य करवाया जाता है। यहाँ पर हम उन्हें किसी भी तरीके का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, जो व्यक्ति की भावनाओं एवं इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। अवित्तीय तकनीकें व्यक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अवैयक्तिक वित्तीय तकनीक में आता है व्यक्तिगत संपर्क, यानी जब कोई मैनेजर कर्मचारी से सीधे मिलता है तो उस कर्मचारी को लगता है कि हाँ, हमारा मैनेजर घमंडी नहीं है या वो अपना पद का रौब नहीं दिखाता, हमारी समस्याओं को खुद समझता है, सुनता है, बल्कि कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो हमसे खुद प्रत्यक्ष संपर्क करता है। तो यहाँ पे जब वो खुद अपने कर्मचारियों के बीच में जाकर बात करता है तो इसका प्रभाव अलग पड़ता है, बल्कि वो किसी और अधिकारी को या औपचारिक समूह के तौर पर यदि आदेश प्रेषित करेगा तो उसका प्रभाव कम होता है। पदोन्नति देना, विकास के अवसर देना, कार्य का विस्तार आदि शामिल होता है। सामूहिक अवित्तीय तकनीक में आता है समूह चर्चा। जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहां पर भी सभी कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलता है कि भाई यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सभी ग्रुप में एक दूसरे से प्रतियोगिता भी छिड़ती है, तो यहाँ पर भी एक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। सम्मेलन है सभाएं करना, सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सभी अभिप्रेरणा के ही तत्व होते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी अवित्तीय तकनीकें हैं। तो सबसे पहली अवित्तीय तकनीक है पद एवं सेवा सुरक्षा, जहाँ पे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलती है या कोई स्टेटस मिलता है, यानी कि एक ऐसी जॉब करना जैसे कि आप बैंक में किसी क्लर्क के बजाय मैनेजर का पद लेना ज़्यादा पसंद करोगे या फिर पीओ का पद लेना ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि उसमें अपना एक रॉब है, वो एक पद है, प्रतिष्ठित पद है। इसके अलावा ऐसा कोई काम जिसे हम जॉब सिक्योरिटी कहते हैं, जहाँ कर्मचारी को यह निश्चिंतता प्राप्त होती है कि भाई उसे कभी भी किसी भी वक्त निकाला नहीं जाएगा या कभी भी बिना बात के उनको काम से नहीं निकाला जाएगा, तो वो उन्हीं फर्म में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो कर्मचारियों के निरंतर स्थायी रूप से कार्य उपलब्ध करवाकर उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। सेवा सुरक्षा प्रदान करने से कर्मचारी छटनी, सेवा मुक्ति आदि के जोखिमों से मुक्त हो जाते हैं, तो उनका मानसिक तनाव कम रहता है एवं उन्हें अभिप्रेरित करना भी सरल हो जाता है। इसी प्रकार कर्मचारी उच्च पदों को प्राप्त भी करना चाहते हैं और वर्तमान पद को बनाए रखना चाहते हैं। इस सुविधा को प्रदान करके भी उन्हें अभिप्रेरित करा जा सकता है, यानी कि जब भी वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं या काफ़ी अच्छा उनका जॉब वर्क एक्सपीरियंस है, तो जब उन्हें पदोन्नति दी जाती है, उनके स्तर को बढ़ाया जाता है, तो वो और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगली अवित्तीय तकनीक है प्रशंसा और सम्मान। आपने खुद ने देखा है, जब टीचर आपके किसी आंसर की या किसी कार्य की सराहना करता है तो आप और आगे बढ़कर उस कार्य को करने की कोशिश करते हो। लेकिन यदि वो आपको बात बात पे टोके या आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे या फिर आपके किसी उत्तर पर आपको गलत कमेंट या कुछ ऐसा कमेंट करे जिससे आपको नीचे देखना पड़े या आपको कुछ शर्मिंदगी महसूस हो, तो आप फिर दोबारा आंसर देने की कोशिश नहीं करते। तो यही एक अभिप्रेरणात्मक तकनीक है, जहाँ पे हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करके उनके कार्यों को सम्मान देकर हम उन्हें और अभिप्रेरित कर रहे हैं ताकि वो और बेहतर करने की कोशिश करें। यही एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों के साथ करता है। कर्मचारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निश्चित समय में पूर्ण करने पर उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए एवं उपयुक्त अवसरों पर उनका सम्मान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की प्रशंसा एवं सम्मान करने से उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मनोबल में बढ़ोतरी होती है और कर्मचारियों को उस कार्य में रुचि और आनंद उत्पन्न होने लग जाता है। उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे वो उस काम को पूरी लगन के साथ करते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को शाबाश, धन्यवाद, पदोन्नति
या फिर प्रमाण पत्र जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं, इस तरीके की तकनीकों को अपनाकर हम अभिप्रेरित करते हैं। अब अगली अवित्तीय तकनीक है प्रबंध में सहभागिता। सहभागिता का मतलब ये नहीं है कि हम उसे बिजनेस में कोई पार्टनरशिप दे रहे हैं या फिर नायक मूवी की तरह उसे एक दिन का प्रबंधक बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें प्रबंधक क्या करता है कि जब भी जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है या कोई समस्या आती है या कोई नवीन नवाचार करना होता है, तो उस समय वो अपने कर्मचारियों से, सह अधिकारियों से चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, जिससे उनको ये लगता है कि प्रबंधन में उनका भी काफ़ी हाथ है, उनकी भी जो विचार हैं उनको महत्व दिया जा रहा है। तो इसमें कर्मचारियों को संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्यों, व्यूह रचनाओं, नीति निर्धारण और निर्णयों में भागीदारी देकर अभिप्रेरित किया जाता है। सहभागिता से कर्मचारी अधिक उत्तरदायी और सृजनशील हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि उनका कोई आइडिया गलत होगा तो उनका ब्लेम उस पर आएगा। इसके अतिरिक्त जब किसी जिम्मेदारी वाले पद पर इस तरीके की कुछ गतिविधियां सम्मिलित होती हैं या क्रियान्वित होती हैं, तो व्यक्ति ज़्यादा सजग हो जाता है उन कार्यों के प्रति, जिससे और इसके अतिरिक्त उनमें अपनत्व की भावना बढ़ती है। निर्णयों में सहभागिता होने से कर्मचारी निर्णयों से बद्ध हो जाते हैं, यानी कि जिसमें उनको सहभागिता हुई है, वहाँ पर जो भी निर्णय होगा, उसको उन्हें मानना भी पड़ेगा। जिससे संस्थाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सरलता से हो जाती है और कर्मचारी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, विद्रोह में भी कमी आती है। तो ये सभी इसी एक तकनीक, यानी जब हम किसी को सहभागिता दे रहे हैं, किसी के विचारों को हम महत्व दे रहे हैं, निर्णयों में उनकी भूमिका को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे विद्रोह की तो कमी हो जाती है, साथ में वो लोग बाध्य हो जाते हैं उस बात को मानने के लिए, क्योंकि जब ये निर्णय लिया जा रहा था, तब वो भी सम्मिलित थे। अगला आता है प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। अच्छा नेतृत्व संस्था में मानव के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि और निरीक्षण कार्यों में उनके साथ सदव्यवहार करता है, जिससे श्रम संबंधों में मधुरता आती है। जब हम संबंध अपने प्रबंधक से या प्रबंधक के संबंध अपने कर्मचारियों से अच्छे हैं, तो वहाँ पर वो आपको पूर्णतः सहयोग देंगे, बुरी परिस्थितियों में भी वो आपका सम्मान करेंगे और आपका साथ देंगे। इसके लिए आपको आवश्यक है कि आप उनकी समस्याओं को सुनें, उन्हें निर्देशित करें। नेतृत्व के जो भी गुण बताए गए हैं, उन वो जब आप पूर्ति करते हैं, उनकी आवश्यकता सम्मान की संतुष्ट होती है कर्मचारियों की, तो वो आपसे मधुर संबंध स्थापित कर लेते हैं। अच्छा नेतृत्व कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि जागृत करेगा, क्योंकि वो अपने नेता को ही सब कुछ मानते हैं, तो वो आपके कहे के अनुसार कार्य करेंगे। कर्मचारी अभिप्रेरण हेतु पर्यवेक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा पर्यवेक्षक अपने मानवीय व्यवहार से तथा व्यवहारिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करके कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण कर लेता है, यानी कि ऐसे संबंध जो किसी पद से संबंधित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत हो जाते हैं, जिससे कर्मचारियों के कार्य के प्रति रुचि एवं लक्ष्य प्राप्ति में उत्साह बढ़ जाता है। अगला आता है अधिकार प्रत्यायोजन। किसी कर्मचारी को केवल उत्तरदायित्व सौंपना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने आवश्यक होते हैं। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ काम दिया जा रहा है, अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि वो एक नौकर है, तो उसको नौकर जैसी फीलिंग आने लग जाती है। जहाँ पे वो सिर्फ एक सेवक की तरह काम कर रहा है, तो फिर वो उस कार्य में उतनी रुचि नहीं लेता। लेकिन वहीं जब उसको अधिकार मिल जाते हैं, तो उसके लिए ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब चूँकि अधिकार क्षेत्र में है, उसको अधिकार दिए गए हैं, तो उसको ही जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस अभिप्रेरण से वो कार्य करता है। साथ ही उनमें ये भावना जगती है कि हमारे प्रबंधक ने या हमारे उच्च अधिकारी ने हम पर भरोसा किया है, तो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार प्रत्यायोजित करके उन्हें अभिप्रेरित कर सकता है। अधिकार प्रत्यायोजन से कर्मचारी में विश्वास जागृत होता है, उनमें कार्य करने की भावना प्रोत्साहित होती है और अधीनस्थों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब अगला आता है कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन एक उपयोगी उपाय होता है। इसमें एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के बजाय समूह को कई कार्य सौंप दिए जाते हैं, तो इससे एक तो उनमें टीम स्पिरिट बढ़ती है, साथ में उनकी कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे कर्मचारी कार्य संपादन के दौरान सामाजिक संबंधों की स्थापना कर लेते हैं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार बन जाता है, एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाता है, जो एक फर्म में भी आवश्यक होता है। सिर्फ फैमिली में ही सब आपस में मिलकर रहें ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कोई भी फर्म है, जो एक संगठन है, उसमें सभी कर्मचारी एक दूसरे से संबंधित हैं, उनके कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं और प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्हें टीम स्पिरिट की भावना उनमें जागृत करने के लिए टीम में ही कोई टास्क दिया जाता है। कार्य परिवर्तन में कर्मचारियों को एक निश्चित समय अंतराल में कार्य परिवर्तित कर दिया जाता है। आपने खुद ने देखा होगा, यदि आपको एक दिन में 2-3 पीरियड एक ही सब्जेक्ट के पढ़ा दिए जाएँ, तो आप बोर हो जाते हो। तो ऐसा ही कर्मचारियों के साथ भी होता है।
वो एक ही तरीके का काम कर कर के ऊबने लग जाते हैं। फिर धीरे-धीरे उनकी जो कार्य करने की स्पीड होती है वो भी कम होने लग जाती है। वो रुचि भी कम लेते हैं, बेमन करते हैं, करने की भी इच्छा नहीं होती, जिससे अनुपस्थितियाँ भी बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए उनके कार्यों में थोड़े-थोड़े चेंजेज़ लाए जाते हैं, ताकि उनमें थोड़ी नया उत्साह उत्पन्न हो उस कार्य के प्रति, जिससे वो उसी लगन के साथ कार्य करें जिस लगन से वो स्टार्टिंग से करते आए थे, ताकि उनकी कार्य के प्रति रुचि बढ़े और जो निरस्ता है या उबाऊपन है उसमें कमी आए। कार्य परिवर्तन से कर्मचारियों के अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक विकास में बढ़ोतरी होती है। अगली अवित्तीय तकनीक है समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा के तहत कर्मचारियों में एक विशेष वर्ग यानी कि ग्रुप या टीम या समूह के साथ सामाजिक या सामयिक विषय जो भी समस्या है उस पर विचार मंथन किया जाता है। उन्हें एक ग्रुप में कोई ऐसा टास्क दे दिया जाता है या जो भी समस्या है, सबके साथ एक साथ वो विचार विमर्श उसके संबंध में किया जाता है। इसमें सभी कर्मचारियों को अपने विचार रखने का अवसर मिल जाता है, यानी जितने भी कर्मचारी हैं एक साथ वो अपने-अपने बारी-बारी विचार रखते हैं, जिससे कोई एक किसी एक कर्मचारी को ये नहीं लगता कि मुझसे नहीं पूछा या उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है फर्म में। इस तरीके से उनमें मतभेद वाली भावना उत्पन्न नहीं होती एवं अन्य व्यक्तियों के विचारों को भी जानने का मौका मिलता है। 2 रीज़न है, एक तो उनको ये नहीं लगता कि भई सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, दूसरा जब सभी एक साथ एक टीम में होते हैं, सभी एक स्थान पर होते हैं, वहाँ पे सब एक-दूसरे के विचार और जो भी विचार दिए जा रहे हैं या जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, उन्हें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनका बौद्धिक विकास भी होता है। इस विधि से कर्मचारियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है और उनके ज्ञानार्जन में भी वृद्धि होती है। अगला आता है विकास के अवसर। कर्मचारियों की योग्यता एवं कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करके भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। जैसे कि उन्हें जब भी किसी कोई नई तकनीक आती है या उनके कोई नए विचार आ रहे हैं या कोई नया आइडिया है, तो उस पर उन्हें क्रियान्विति या कार्यवाही करने के अवसर दिए जाएंगे। तो इससे एक तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी, प्लस कोई ना कोई नवाचार अवश्य होगा। इसके अलावा जो भी नवीन तकनीक आ रही है या जो भी नवाचार है उसके संबंध में उन्हें स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, ना कि नए कर्मचारी लेकर आए जाए, बल्कि उन्हीं को ही ट्रेन किया जाएगा। तो इससे कर्मचारियों का विकास होता है। इस हेतु संस्था द्वारा कर्मचारियों को शिक्षण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अगली अवित्तीय तकनीक है प्रतिस्पर्धा या चुनौतियां। जब भी आपको आपके सहपाठी के साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है, तो आपको ये लगता है कि भई मैं उससे कम ना लगूँ या मुझे उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, तो आप इससे अभिप्रेरित होकर ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब आपका किसी से कॉम्पिटिशन होता है या आपको कोई टास्क दिया जाता है या आपको कोई ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो वहाँ आप ये वो चैलेंज ले लेते हो और आप कहते हो मैं करूँगा। तो इस अभिप्रेरणा से कि मैं करूँगा, आप और मेहनत करते हो। ठीक ऐसा ही कर्मचारियों के साथ होता है। वो नई-नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहते हैं। प्रतियोगिता के वातावरण में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, जब उन्हें ये लगता है कि भई हाँ, मैं उससे बेहतर कर पाया, मैंने प्रतियोगिता जीती, तो ये उनको अभिप्रेरणा मिलती है और इसीलिए उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाते हैं या प्रतियोगिता के अवसर दिए जाते हैं। तो संस्था के बहुत से कर्मचारी योग्य एवं दक्ष होने के बावजूद भी पूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं करते हैं। ऐसे कर्मचारी को अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना चाहिए। कर्मचारी संस्था के पूर्व रिकॉर्ड्स को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने हेतु जी जान लगा देते हैं और प्रतियोगिता में विजयश्री का वर्ण करना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ कर्मचारी चुनौतियों को स्वीकार करके गर्वित महसूस करते हैं। उनको अभिप्रेरित करने के लिए संस्था के लक्ष्यों एवं उन्हें सौंपे जाने वाले कार्यों को चुनौती के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वो उससे अपने आत्मसम्मान या स्वाभिमान पर एक चोट समझकर कार्य करें। क्योंकि जब उन्हें ये लगेगा कि यदि मैं हार गया तो मेरी हानि होगी या मान-हानि होगी, तो यहाँ पे वो अपना मान बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं, वो उस चुनौती को स्वीकार करके काम करते हैं। अगला आता है स्वस्थ वातावरण। जब कर्मचारियों को अपनी फर्म में जो कार्य दशाएँ हैं, वो बेहतर उपलब्ध हो रही हैं, स्वस्थ वातावरण वहाँ पे उपलब्ध हो रहा है, अच्छा वातावरण, आनंददायक वातावरण मिल रहा है, कोई तनाव नहीं है, तो वो इससे और भी ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं। लेकिन जब कोई तनाव का वातावरण होता है या कार्य दशाएँ अच्छी नहीं हैं, उन्हें सुविधाएँ नहीं प्राप्त हो रही हैं, जो कि मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर वो उस फर्म में कार्य करने में अरुचि दिखाते हैं। तो कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण रहने से कर्मचारी संतुष्ट रहता है तथा संतुष्ट कर्मचारी उपक्रम के लिए अधिक मेहनत और मनोयोग से कार्य करने में रुचि लेता है। अतः संगठन के कार्य स्थल की दशाएं भी अच्छी होनी चाहिए। यही नहीं, एक कर्मचारी अपने कार्य के दौरान या कार्य के पश्चात जहां आराम करता है, उस स्थान का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। तो आपका अभी प्रेरणा की तकनीक का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स बनाते चलो और रिवीजन करते चलो।
तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफ़िनेटली आंसर किया जाएगा।